So, very good afternoon, friends, and welcome to this our world of estimating and costing. We are starting our unit number 1, which deals with the introduction, details of the subject, estimating, costing, its important purpose, measurements, part of the estimate. What are the units of the measurements? Indian standard for that, a description of the different items of work, administrative approval, technical sanction, etc., etc. This is the first part. And the second part deals with the earthwork estimates in roads, hills, canals, मास हॉल वर्क्स यानी अर्थवर्क का ही जो मास क्वांटिटी रहती है, और मेजर्स ऑफ कंजम्पशंस ऑफ अर्थवर्क, और बिल्डिंग के एस्टिमेट के बारे में क्वांटिटी कैलकुलेशन वी विल गो इनटू. We have seen that this our estimating and costing is nothing but a part of project management system. ठीक है, एखादा प्रोजेक्ट रहता है. प्रोजेक्ट मीन्स एनी सिविल इंजीनियरिंग वर्क, मे बी ए बिल्डिंग ऑफ स्मॉल हाउस or maybe a township like nowadays being constructed on 50 acres, 100 acres of the land, या एखादा डैम है, कोई भी बड़ा है, तो वो दैट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो वो प्रोजेक्ट का, और कोई भी, हम सबको मालूम है, विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट वी कैन नॉट कंप्लीट और एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट और एनी वर्क. ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड कर लिया और चालू कर दिया, वो होगा, वो फिर वो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट से काम होगा तो वो शायद बराबर भी नहीं होगा. तो उसका एक पार्ट जो है, जैसे हम फिजिबिलिटी पार्ट, यानी शुरू में प्रोजेक्ट के बारे में, किसी काम के बारे में फिजिबल है कि नहीं, यानी ये इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो वैसे फाइनेंशियल रिस्क उसकी. फिर डिजाइन प्लानिंग में, या प्लानिंग डिजाइन बोलेंगे हम, उसमें ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन लोग लगेंगे, है ना. एक हम गवर्नमेंट क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो मैंने आपको कभी तो भी शायद बताया भी होगा पहले के डिस्कशंस में, लेकिन इसमें भी हम पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट में कि हाउ दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, how the organizational setup is there to complete all the responsible works, और उसका ही एक पार्ट है एस्टिमेटिंग. ठीक है, और प्लानिंग वगैरह, बाकी डेवलपमेंट, क्लोज आउट एंड कंप्लीशन, ऑपरेशंस एक्सेट्रा ऑल देयर. सो दिस एस्टिमेटिंग विल बी इन डिटेल नाउ. इट इज एन आर्ट. एस्टिमेटिंग के बारे में हम समझ रहे हैं कि इट इज एन आर्ट. कोई भी एस्टिमेट बनाना या एस्टिमेट करना इज एन आर्ट और टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क that is required to be executed for completion of any work and finding out the cost of each item. What is estimating? Estimating is nothing but calculating the measurements or quantities of the various items of work or various items of that project. Maybe a building, maybe a dam, maybe any road work. Civil engineer, मैंने बताया कि civil engineer के बगैर कोई भी काम होते ही नहीं है. एखादे आईटी भी इंडस्ट्री डालना है तो उसको यदि सॉफ्टवेयर पार्क बनाना है तो वो सिविल इंजीनियर ही बनाएगा. बाद में लगे तो उसमें सब आईटी वाले जाएंगे. सो सिविल इंजीनियर इज द बेसिक इंजीनियर और वर्कर. तो कोई भी जब एखादा वर्क होता है या हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एस्टिमेट पहले करना जरूरी है. और एस्टिमेट करने के लिए वो वर्क में कौन कौन से आइटम आने वाले हैं, वो आइटम को हमें मालूम करना जरूरी है. इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ए सिविल इंजीनियर टू नो फर्स्ट द आइटम्स ऑफ द वर्क, एंड आफ्टर नोइंग द आइटम्स ऑफ द वर्क फर्स्ट, फ्रॉम द डिजाइन एंड ड्राइंग we have to find out the quantities of various items of work, as well as we have to find out the rates of those corresponding items,
and by multiplying the quantities with rate we can find out the estimated cost of that work. यानी इंडिविजुअल आइटम की कॉस्ट निकालेंगे और सब टोटल किया तो फिर हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट मिलेगी. ठीक है. सो दिस इज नाउ a question may arise in your mind. What are those items of works? Those items of works are nothing but, let us take the example of a building. Then the work of the building will start from excavation of for the foundation. Then the foundation concrete work. Then raising the columns. Maybe some plinth beams are there, plinth beams casting. Then after the column reaches to the slab level, so casting the slabs. Then again raising the first floor, second floor, third floor, etc. जितने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होगी, इस हिसाब से बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेके तो हम ऊपर ऊपर जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर वगैरह. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्केलेटन or the framework of the building, that is columns, beams, slabs, etc., then we will go for the masonry work like the brick masonry etc. है ना. ऐसे ही जाते हैं ना बांधकाम जब करते हैं तो उसकी ऑर्डर कैसी रहती है, इन दिस वे. हम कोई पहले स्लैब नहीं डालते या पहले जुड़ाई नहीं करते चालू मैसनरी. ठीक है. व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन यू इज दैट दिस वे ऑफ थिंकिंग यू शुड डेवलप. एखादा एस्टिमेट करने के लिए हमें इस प्रकार से थिंकिंग चालू करना है कि हम कौन से कहां से चालू करते हैं कंस्ट्रक्शन. हर्षल ऐकू येते आहे ना बेटा मी काय बोलतोय तर? हा ठीक आहे ठीक आहे. मधून तू मला क्रॉसही केलं की सर कंटिन्यू फक्त म्हटलं तरी मला चालेल. मला कधी कधी असं कन्फ्युजन होतं की माझं ऐकू येतं की नाही. 15 मिनिटांनी इफ यू से दैट सर प्लीज कंटिन्यू, आई विल बी हैप्पी. सो दिस इज व्हाट इज एस्टिमेटिंग. ठीक है. आपको धीरे धीरे ध्यान में आएगा. मैं आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन या थिंकिंग प्रोसेस आपकी डेवलप करना चाहता हूं कि किसी कंस्ट्रक्शन में आपको एस्टिमेट, क्योंकि एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन आर द बेसिक थिंग्स नीडेड. आपको फ्यूचर में ध्यान में आएगा, ये इसके बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते. तो किसी काम का बांधकाम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम खोदाई से चालू करते हैं. फिर उसका आइदर हमारा लोड बेरिंग है या फ्रेम स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हम वी मूव अपवर्ड्स, दैट इज द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन वी कंप्लीट द मैसनरी, देन वी कंप्लीट द प्लास्टर. इन बिटवीन वी मे कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल वर्क्स, उसके इलेक्ट्रिकल केसिंग बिसिंग जो अंदर से रहता है. फिर हम बाद में फिर उसमें यदि पेंटिंग वगैरह जो है, व्हाइट वॉश पेंटिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ द पेंटिंग, देन द फ्लोरिंग वर्क, तब तक हम दरवाजे की फ्रेम लगाते हैं. देन वी एट लास्ट वी मूव टू द फिक्सिंग द डोर पैनल्स एक्सेट्रा, विंडोज फ्रेम्स, ग्रिल्स, है ना. फिर सबसे आखिरी में जब सब फिनिशिंग वर्क वगैरह हो जाता है तो फिर हम वी गो फॉर द आफ्टर पेंटिंग एक्सेट्रा वी गो फॉर द इलेक्ट्रिकल इनर फिटिंग. इन बिटवीन प्लम्बिंग वगैरह भी हो जाता है. सो दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग वी शुड डेवलप फॉर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट फाइनलाइजिंग द आइटम्स ऑफ वर्क. और आइटम्स ऑफ वर्क वो होती है प्रैक्टिस, आपको बराबर धीरे धीरे हो जाएगी ऐसे सोचते हैं तो. और ऐसे आइटम्स ऑफ वर्क एक बार हो गए और हमारे बाद में पास में यदि ड्राइंग है, if we have the plan, elevation and the section of the various components of the buildings or any civil engineering work, any bridge भी हो सकता है, डैम भी हो सकता है, then we can find the quantities of various items. ठीक है. ये एस्टिमेटिंग में हमने क्या पढ़ा कि क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स. आइटम्स आपको पता हो गए, फिर क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स. और वो जो आइटम है वेरियस, जैसे पेंटिंग है, फ्लोरिंग है, ब्रिक वर्क है, एखादे बार ब्रिक बर्न ब्रिक, रेड ब्रिक की बजाय आप सीमेंट ब्रिक भी यूज कर सकते हैं, फ्लाई ऐश भी. तो आपको स्पेसिफिकेशंस ऑफ द आइटम्स ऑफ वर्क फाइनल करना पड़ेगा. दैट इज पार्ट ऑफ द एस्टिमेट. स्पेसिफिकेशंस, विच आइटम यू विल बी एग्जीक्यूटिंग. क्या भाई आपके घर में आप
ऑयल पेंट लगाने वाले हो, ड्राई डिस्टेम्पर लगाने वाले हो, कि और कोई एक्रिलिक पेंट वगैरह जो भी लेटेस्ट पेंट्स आते हैं वो करने वाले हो. सो दोज आर कॉल्ड एज द स्पेसिफिकेशंस. आप अपने किचन में सादा कड़ाप्पा लगाने वाले हो, ग्रानाइट लगाने वाले हो, कि मार्बल लगाने वाले हो, है ना. दैट विल डिपेंड ऑन द मनी यू हैव. सो अकॉर्डिंग टू दैट, या आपका जो प्लम्बिंग है, बाथरूम है या टॉयलेट है, तो वहां पे कौन से कंपनी के अपर्टनेंसेस लगाने वाले हो. आप कोई अच्छे कंपनी के या थोड़े महंगे हैं तो नहीं, तो चलो बीच में के इसमें चलते हैं. तो दैट इज देन यू हैव टू स्पेसिफाई. After the items are finalized, you have to find the specifications or finalize the specifications, find out the quantities, and after the specifications are finalized, then you have to find out the rates. वो रेट एनालिसिस मैं आपको समझा दूंगा कि हर आइटम के रेट कैसे निकालते हैं. तो so after the quantities and rates are finalized, then it is almost all the work is complete. That multiplication of the quantities of various items of work along with the rates of the corresponding rates will give you the cost of each item, and after summation of the cost of each item you will get the estimated cost. उसमें थोड़ा सा हम और आगे में कुछ प्रोविजन करते हैं, वो क्या है वो देखते हैं हम आगे. सो देयरफॉर एस्टिमेटिंग, मुझे लगता है अभी हमने काफी रिपीट किया है, आपके अच्छे ध्यान में आएगा. और फॉर्मेट कैसा रहता है, कैसा, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ. सो देयरफॉर टू द टोटल इज एडेड द अमाउंट ऑफ कॉन्टिंजेंसीज एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट. ये चीजें हम ऐड करते हैं, अबाउट 1% और 2% फॉर द कॉन्टिंजेंसीज ऑफ द टोटल कॉस्ट, है ना. 1 लाख समझो सभी आइटम की टोटल आती होगी, तो उसके ऊपर 1% कॉन्टिंजेंसी एंड मे बी 1.5% फॉर द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट. व्हाट फॉर द कॉन्टिंजेंसी, यानी एखादे बार ये सब करते हुए एखादा कुछ छूट गया हमारे से. और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट यानी कि कोई साइट पे इंजीनियर्स रहते हैं, सुपरवाइजर्स रहते हैं. सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी हैव टू मेक द प्रोविजन. So contingencies and work charge establishment is needed to be done. Provision. So all the quality control and the provisions of electrification, water supply, sanitary arrangement, the cost of preliminary work and surveying. यानी एखादे बार एखादा डैम का वर्क होगा, इसका ये होगा, तो वो उसमें जो भी प्रिलिमिनरी सुपर सर्वे वगैरह करना पड़ता है, तो वो उसकी भी आपको प्रोविजन वो एस्टिमेट में करना है. एखादे बार एखादे डैम के लिए, कैनाल के लिए वगैरह जमीन लगेगी आपको. जमीन तो कोई फुकट में नहीं देगा आपको. सो इन एस्टिमेटिंग यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ लैंड. ओके, कॉस्ट ऑफ लैंड हम आप लोगों को मालूम है, हमारे में से मैक्सिमम ऑफ अस आर फ्रॉम द फार्मर फैमिली. So we know that in the canal work or maybe in the dam work, some land is required, and government purchases that land and gives the compensation for to the farmers. So therefore ये खर्चा भी तो है ना, लैंड का भी तो खर्चा है ना. So therefore this cost is also needed to be provided in the estimate. Cost of the leveling and dressing of the ground, है ना. जो बांधकाम चालू करने के पहले उबड़ खाबड़ रहती है जमीन, उसके ऊपर जंगल रहता है, झाड़ रहता है, तो उसके भी लिए जो खर्चा आने वाला है, हम कोई सिर्फ खोदाई से लेके तो फिनिशिंग तक तो प्रोविजन करेंगे ही बांधकाम के लिए. बट अदर देन दैट वी नीड टू प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ द लैंड, वी नीड टू प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड ड्रेसिंग. Cost of other external services are also needed to be provided. एखादी कुछ और बाकी कोई कंसल्टेंसी सर्विस होगी. Provision for supervision or departmental charges 5 to 10% of the estimated cost may also be needed, है ना. ये इतना बड़ा यदि कंस्ट्रक्शन वर्क है, साइट के ऊपर में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर 1, डेप्यूटी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इनके तो सैलरी है ना. So therefore the provision for that also needed to be done in the estimates. So total of all this cost means
the construction cost, the contingencies, the work charge establishment, some consultancy work, some overhead charges like the 5 to 10% for the engineers, etc. will give you the total estimated cost of the work. और this is the theoretical cost, है ना. जब this is the estimated cost is needed, जैसे उसका नाम ही है estimated cost. This cost is needed to get the understanding or to know the cost which is required to be done for construction of certain work. उसका अंदाजा आने के लिए एस्टिमेट ही, उसको मराठी में एस्टिमेट को अंदाज पत्रक करके बोलते हैं. एस्टिमेट इन मराठी और हिंदी, दिस एस्टिमेट इज कॉल्ड एज द अंदाज पत्रक. तो वो इट इज देयर फॉर गेटिंग द अर्लियर गेसिंग so that how much cost is needed. Okay, if the estimated cost is greater than the money available, यानी हमारे पास में जो पैसा है गवर्नमेंट के पास में, उससे यदि एस्टिमेटेड कॉस्ट ज्यादा है, then the efforts are made to reduce the cost by reducing the work or by changing the specification, and hence the importance of estimate for engineers may be understood. यदि एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे जेब में जितना पैसा है उससे यदि ज्यादा है, तो क्या हम बांधकाम करना छोड़ देंगे? क्या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. हमें यदि घर बांधना है, हमारे पास में 4 लाख रुपए है और हमने एक एस्टिमेट किया पहले घर बांधने के लिए, वो 4.5 लाख का है, तो क्या हम घर बांधने का प्लानिंग थोड़ी छोड़ देंगे? हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, मार्बल लगाने की बजाय सादा हम मोजाइक फ्लोरिंग करते हैं, है ना, या किचन में ग्रेनाइट लगाने की बजाय कड़प्पा लगाएंगे, या कंक्रीट का किचन बनाएंगे, या ऐसे हम वी कैन रिड्यूस द. इसलिए वहां पे क्या वर्ड आया? स्पेसिफिकेशन. सो वी कैन चेंज द स्पेसिफिकेशन. इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्टिमेट फॉर द इंजीनियर्स. In preparing an estimate, quantities of different items of work are calculated by simple measuration method. Mensuration word आया, mensuration. वो simple measurement जो calculate करते हैं, like the geometrical calculations, length, breadth into depth, और area के measurement है तो length into breadth. ठीक है. Reinforcement है तो उसका ton या kg में निकालेंगे. So in estimates, the measurements are calculated of the different items, and from these the rates are also calculated and the cost of the work is calculated. Therefore the importance of the drawing. तो ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, बगैर ड्राइंग के हम एस्टिमेट कर ही नहीं सकते. Therefore a very important statement is that an estimator, यानी जो भी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, should picture the object. उसको विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि जो बिल्डिंग मैं बांधने जा रहा हूं, जो डैम मैं बांधने जा रहा हूं, वो कैसा रहेगा. सो ही शुड पिक्चर द ऑब्जेक्ट इन हिज माइंड फ्रॉम द स्टडी ऑफ ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस. देयरफॉर एक्यूरेसी इन एस्टिमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी मैं अभी आपको बता देता हूं. एस्टिमेट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यदि एखादे गवर्नमेंट या कोई कहीं भी जाते हैं, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एखादे किसी को घर भी बांधना है, तो आप यदि उसको एस्टिमेट करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, और यू आर इन्फॉर्मिंग हिम द एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बांधकाम के दरमियान और एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट शुड नॉट वेरी मच. यानी समझो आपने 4 लाख का एस्टिमेट किया, तो बांधकाम खत्म होते तक की उसकी कीमत 8 लाख नहीं होना चाहिए. फिर इसका मतलब आपके एस्टिमेशन में कहीं तो भी यू मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग, और सम रेट्स आर नॉट एग्जैक्टली वर्कड आउट, और क्वांटिटीज आर समवेयर, सम क्वांटिटीज आर मिसिंग. सो देयरफॉर दैट स्टेटमेंट, दैट एक्यूरेसी इन एस्टिमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. गवर्नमेंट में तो ऐसा रूल ही है, मैं आपको बता देता हूं. गवर्नमेंट का ऐसा सर्कुलर है कि जो भी आप एस्टिमेट बनाएंगे वो एस्टिमेट के 5% से ज्यादा या 5% से कम, बट विथ प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस, द कॉस्ट शुड नॉट वेरी. यदि वो कॉस्ट वेरी होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, then that person who has prepared the estimate will be penalized somewhere. ठीक है. तो केयर इन फ्रेमिंग द करेक्ट एस्टिमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Therefore, the necessity to find out the correct dimensions of all items, है ना, हम अभी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे आगे आगे. अभी आपको एकदम शुरू में इतना विजुअलाइजेशन नहीं होगा जो मुझे है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है, तो धीरे धीरे समझिएगा. लेकिन ये आप ध्यान में रखिए कि एस्टिमेट फ्रेम करना और प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट नीड्स अ वेरी meticulous study of the drawing, the items of work, the specifications of work, etc. To find out the correct dimensions of the items, to avoid omissions and additions of any kind of work or part thereof. कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए, है ना. यदि हम एक जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक आधे बार एक्सकवेशन कर रहे हैं, बाद में कंक्रीटिंग है, फाउंडेशन है, कॉलम है, बीम है, कहीं तो भी छज्जा है, स्लैब है. तो व्हाइल कैलकुलेटिंग दोज क्वांटिटीज ऑफ वर्क, एक आधा छज्जे का हम भूल गए लेने का, एक आधी बीम की क्वांटिटी लेना भूल गए, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना. यू हैव टू कंफर्म. So therefore, any omissions, avoid omissions or additions of any kind. The rate of each item should be reasonable and workable. जो भी रेट आप निकालोगे, रेट एनालिसिस हम ही करते हैं, इंजीनियर सब एस्टिमेट करते वक्त. ऑल दिस थिंग्स, दैट इज द फ्रॉम ड्राइंग, डिजाइन, finalizing the items of work, finding the quantities of work, finalizing the specifications, and then finding the rates and finding the estimated cost. So therefore, uniformity in units for all items of work should be maintained. अभी यूनिट्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि समझो कोई प्लास्टर है, तो प्लास्टर ये जो आइटम ऑफ वर्क है ना, बिल्डिंग में प्लास्टर तो आता है, वो प्लास्टर हम जो मार्केट में पे करते हैं या जो भी, बिकॉज द एस्टिमेट्स आर नॉट फॉर द थियोरेटिकल पर्पस. with the from the estimate will be executing the work. From the market means from the contractor or from the mason, any mason. तो वो मैसन जो है वो प्लास्टर कभी क्यूबिक मीटर में नहीं उसके पेमेंट रहता है, वो स्क्वायर मीटर में रहता है. एक आधा लोहा है, रिइंफोर्समेंट है, तो वो रिइंफोर्समेंट क्यूबिक मीटर में पेमेंट नहीं रहता है उसका, या उसका स्क्वायर मीटर में पेमेंट नहीं रहता है, स्क्वायर मीटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट. स्क्वायर मीटर में एक आधे बार एक आधी जाली वगैरह रही तो रह सकता है, लेकिन ओवर एंड ऑल always the reinforcement is paid in metric ton, in its weight or the mass. So the units means units of the each item of work. That uniformity in units must be there, should be maintained. And in preparing estimate, the principle to be followed is to make each item or dimensions clear and intelligible so that they can be understood, checked or verified by anybody. है ना. एस्टिमेट खामगांवकर सर ने बनाया, तो उसको किसी को भी चेक करना है, हर्षल को करना है और कोई किसी को करना है, तो उसको मैं नहीं रहते हुए भी वो एस्टिमेट पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि खामगांवकर सर ने ये जो एस्टिमेट बनाया है ये कैसे बनाया है. नहीं तो आप लिखे और खुदा बाचे वैसे जैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर इन प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट, the principle to be followed is to make each item or its dimensions very clear and intelligible. Intelligible यानी हर एक को समझना चाहिए, so that they can be understood, checked or verified by anybody. ठीक है, ये थोड़ा सा हम अभी एस्टिमेटिंग धीरे धीरे समझने के हिसाब से आगे आगे जा रहे हैं. इसका मतलब भाई कोई बहुत डिफिकल्ट जॉब है ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत ही चिल्लर जॉब है. सिर्फ एक बार हमें इसके प्रोसेस और इसका इंपॉर्टेंस समझ लेना है. ठीक है, बाकी फिर इसके इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस. वंस यू हैव विजुअलाइज द थिंग्स, या आइटम ऑफ वर्क वगैरह बराबर आपके दिमाग में आते जाते हैं फटाफट, क्योंकि आपको मालूम है हम सिविल इंजीनियर कोई थियोरेटिकल थोड़ी पढ़ते हैं. हम एक आधी बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो हमें मालूम है कि बिल्डिंग में या एक आधे ब्रिज में हमें कौन कौन से क्या क्या करना है, और वो धीरे धीरे नहीं भी मालूम तो भी विथ एक्सपीरियंस वी गेट टू नो. एंड नाउ द कॉस्टिंग एंड द वैल्यूएशन है ना. हमारा सब्जेक्ट क्या है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन. नाउ कॉस्टिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द एस्टिमेटिंग. इट इज द वैल्यू. कॉस्टिंग मीन्स कॉस्ट.
It is the value or the purchase amount of the civil engineering work or any item, any work. हमारा संबंध सिविल इंजीनियरिंग वर्क से है तो हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वर्क के बारे में बोलेंगे. कॉस्टिंग किसी की भी हो सकती है, एखादे मोबाइल की हो सकती है, मोटरसाइकिल की हो सकती है, मैंने बताया वैसे एखादे स्पेक्टेकल की भी हो सकती है, या एखादे चश्मे की भी हो सकती है. So it is the value or purchase amount at which the property can be purchased or constructed or construction amount including money spent on purchase of land. तो कॉस्टिंग यानी किसी भी एखादे बिल्डिंग की कीमत, वैल्यू और खरीदी की कीमत कि जिसमें वो प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और उसके लिए जो जमीन लगी वो लैंड की कॉस्ट, दैट इज दी कॉस्ट, कॉस्टिंग है ना. यदि बोला मैंने कि ये नया फ्लैट है तो एक जनरली हमें मालूम रहता है, आप लोगों को मालूम होगा कि वो बिल्डर एक आता पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट उसकी कारपेट एरिया की कीमत रखता है या कंस्ट्रक्शन एरिया वगैरह रखता है ना. हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं और उस पर से हम कॉस्ट निकालते हैं, अंदाजे जो है जिसको बोलते हैं. और फिर ये कॉस्ट हो गई आपकी परचेस कॉस्ट और द वैल्यू ऑफ दैट बिल्डिंग, दैट इज द कॉस्टिंग. सो एस्टिमेटिंग इज डन फॉर द फ्यूचर वर्क, जो आगे में हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. कॉस्टिंग may be for the future work or maybe for the existing work, but it is the cost, that is the cost of the land and cost of the construction. And now the valuation, it is valuation is also, as I have told, this valuation is for the completed work, completed civil engineering work. Again, valuation of any structure will depend on its location. It is an art of finding out its present sellable value. उसकी विक्री की कीमत, कॉस्टिंग यानी परचेस वैल्यू, खरीदी की कीमत. तो एखादे चीज की सेलिएबल वैल्यू, ये यानी उसका हो गया वैल्यूएशन, वो कॉस्ट. दिस वैल्यूएशन और वैल्यूड कॉस्ट और वैल्यूड प्राइस, इसको प्राइस भी बोलते हैं. वैल्यूएशन से जो हम कीमत निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइस. So this price may be more or less than the cost of the property or its original cost. ये जो कीमत है एखादे बिल्डिंग की, ये ज्यादा या कम भी रह सकती है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से, है ना. एखादा बांधकाम करने के लिए हमें 5 लाख रुपए खर्चा है बांधकाम का, और जमीन की कीमत समझो 1 लाख रुपए है. वही जमीन की कीमत बरडी नागपुर में लेते हैं तो वो 10 लाख आएगी या 1 करोड़ आएगी. और वही उतने ही जमीन की कीमत यदि हम कहीं तो भी बूटी बोरी में लेते हैं या और कहीं दूसरे एखादे खेत में लेते हैं तो वो और सस्ता आएगा. तो द वैल्यू ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन एंड ऑल्सो विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स. जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो अभी सभी जिसको रियल इस्टेट बोलते हैं, क्योंकि सब मार्केट डाउन है तो वैल्यू कम कम होते जा रही है. एक आधे बार लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, सब अच्छा चालू है, कोरोना निपट गया, इंडस्ट्री चालू है, सब लोगों को सैलरी अच्छी मिल रही है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ते जाती है, उसकी प्राइस बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है उसकी. ठीक है. या एक आधे बार हम ऐसा ही समझते हैं कि एक आधा मकान है, गम्मत के लिए आपको बताता हूं, द सेम बिल्डिंग is at the Nagpur, at the heart of the Nagpur, maybe some Sitabardi Nagpur. Same architectural building is at the India-Pakistan border. भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर में वैसी ही बिल्डिंग है, वो जो क्वालिटी की सीताबर्डी में है, वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर में रोज वहां पे फायरिंग चलती है. आपको बोला तो भी आप वहां फुकट में रहने को दिया वो बिल्डिंग तो भी आप रहने को नहीं जाएंगे. वहां सेम है, बिल्कुल वही मार्बल से बनाई है और सब इससे बनाई है, लेकिन क्या है कि वो वहां पे एक आधे बार एक आधी बिल्डिंग एक आधे फ्लड जोन में, नदी को फ्लड आया कि वो बिल्डिंग हरदम पानी में जाती है, तो आप वहां जाएंगे क्या रहने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग. So the same building's value will be different at different location. What I mean to say,
you must have understood. So we have learned what is estimating, costing, and valuation. All the three things need the art. You need certain skill, you need certain art to get the this following are the purposes of the estimating. For that purpose we need that art. Which are they? To ascertain, to find out the necessary amount of money by the owner. जो बांधकाम करने वाला है वो एखादा प्राइवेट ओनर हो सकता है या गवर्नमेंट भी हो सकता है. तो वो ओनर को एग्जैक्ट जो अमाउंट खर्चा आने वाला है वो कंप्लीट करने के लिए वो हम एस्टिमेट से निकालते हैं. वो एक पर्पज है. मे बी फॉर द पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क्स लाइक द डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, estimates are required in order to obtain the administrative approval. ये क्या है हम समझ लेंगे. गवर्नमेंट में एक प्रोसीजर रहती है कि आपने एस्टिमेट बनाने के बाद में वो दैट एस्टिमेट इज बीइंग चेक्ड एट वेरियस लेवल्स, मीन्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर एट द मंत्रालय मुंबई, एंड देन सम फंड्स आर अलॉटेड फॉर दैट वर्क. और उसको अप्रूवल देते हैं, मंजूरी देती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं. So after the administrative approval is being given at the government level, some funds are allotted for that work. 10 करोड़ का काम होगा तो 10 करोड़ उसको अलॉट होंगे. कोई हम एक साल में 10 करोड़ खर्चा नहीं कर सकते ना. एक साल में बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी. 2 साल 3 साल उसको जो भी टाइम लगेगा और उस हिसाब से फंड्स देते हैं कि भाई हर साल आपको 3 करोड़ 4 करोड़ मिलेंगे खर्चा करने के लिए, बिल्डिंग के लिए. And after the approval and the funds are allotted, again the detailed estimates are again prepared and then they are sanctioned by the appropriate authority. और फिर कंस्ट्रक्शन उसके टेंडर वगैरह प्रोसेस होते हैं, उसको टेक्निकल सैंक्शन करके बोलते हैं. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन आर टू डिफरेंट प्रोसीजर्स adopted in government works for the execution of that work. थोड़ा सा बताया मैंने आपको, डिटेल में और आगे जाएंगे. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एस्टिमेटिंग वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल्स. है ना, हमें सीमेंट कितना लगेगा, रेती कितनी लगेगी पूरे बिल्डिंग या ब्रिज के लिए या डैम के लिए, पत्थर कितना लगेगा, गिट्टी कितनी लगेगी, ये सब हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द एस्टिमेट. है ना, हम क्यूबिक मीटर में कंक्रीट निकालेंगे, 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगता है तो वो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट हमें मालूम है ना. 1 to 4 हमने पढ़ा है. M15 कंक्रीट मिक्स डिजाइन आप याद कीजिए. तो वो मिक्स डिजाइन में हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना सीमेंट, कितनी रेती, कितना एग्रीगेट, कितना पानी, कितना एडमिक्सचर, वो सब निकालते हैं. सो 1 क्यूबिक मीटर के मालूम है तो यदि हमारा 100 क्यूबिक मीटर है, फॉर दैट वी कैन फाइंड आउट हाउ मच सीमेंट, सैंड, रीइंफोर्समेंट एक्सेट्रा व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके. सो विद द हेल्प ऑफ द एस्टिमेट, ये हमें यदि इन एडवांस मालूम हो गया तो वी कैन परचेस इट और वी कैन प्लान टू परचेस इट इन सीक्वेंस, इन ऑर्डर. यानी 1 महीने के बाद कितना लेना है ना. यदि हम एखादे सीमेंट कंपनी से पहले से बुक करते हैं तो हमें सस्ता भी मिलता है. तो एस्टिमेट के फायदे क्या है कभी पूछ सकते हैं भला एग्जाम में, तो ये आप धीरे धीरे ध्यान में रखना चालू कीजिए क्योंकि आपका अभी मैक्सिमम तो ये एमसीक्यू टाइप रहेगा. सो द थर्ड यूज ऑफ द एस्टिमेटिंग इज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द वर्कर्स. है ना, आपको खोदाई के लिए लेबर कितने लगेंगे, कुछ मशीनरी क्या लगेगी, मेसन कितने लगेंगे, प्लास्टर के लिए कितने लगेंगे, लोहा लोखंड बांधने के लिए कितने लोग लगेंगे. सो आप उस हिसाब से पहले से लोगों को बुक करके रख सकते हैं. एक आधे बार मार्बल वर्क है आपके इसमें तो जो राजस्थानी कलाकार रहते हैं, कोई आपके घर में इंटीरियर करना है, इंटीरियर डेकोरेशन जिसको बोलते हैं, तो आप उस हिसाब से कारपेंटर्स को भी बुक कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एस्टिमेटिंग वी कैन नो द वर्कर्स रिक्वायर्ड, उसको स्किल्ड वर्कर बोलो, अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, earlier in advance for completion of the work within the scheduled loan or the scheduled time of completion, to assess the requirements of the tool, plants and equipments.
हमें कितने वाइब्रेटर लगेंगे, मिक्सर लगेंगे, पोकलेन लगेगा, ये सब हमें इन एडवांस एस्टिमेट से पता चलेगा, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। टू फिक्स द कंप्लीशन पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐकू येत आहे ना हर्षल? हो सर, ऐकू येत आहे ना. हा, चला, व्हेरी गुड. So with the estimating, we can finalize in advance the completion period from the volume of the work, है ना? आपको मैंने कल ही बताया कि क्रिटिकल पाथ मेथड या पर पीईआरटी या कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट ही अलग से. सो विद दैट, विद द एस्टिमेट वी कैन फिक्स कि भाई हमें ये ज्यादा से ज्यादा, है ना, ईच आपने सीपीएम पढ़ा होगा या पर्ट पढ़ा नहीं होगा तो अगले सेमिस्टर में होगा. सो क्रिटिकल पाथ मेथड में हम यही करते हैं कि एखादे कंस्ट्रक्शन के वेरियस एक्टिविटीज निकलते हैं. एक्सकवेशन है, फाउंडेशन कंक्रीट है, प्लिंथ कंक्रीट है, कॉलम्स है, स्लैब है, वन बाय वन होते हैं ना ये आइटम्स. और फिर उसको प्रॉपर पाथ देते हैं, क्रिटिकल पाथ जिसको बोलते हैं. एंड विद दैट वी कैन फाइंड द कंप्लीशन पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ द वर्क. और उसमें हम एखादा डिले भी हो गया तो उसके लिए भी प्रोविजन रखते हैं. बट दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द एस्टिमेट. टू ड्रॉप ए कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम. सो बाय नोइंग द कंप्लीशन पीरियड वी कैन प्रिपेअर इन ऍडव्हान्स द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल अँड प्रोग्राम. बांधकामाचा जो कार्यक्रम आहे याला मराठीत बांधकाम कार्यक्रम असे म्हणतात. बांधकाम कार्यक्रम म्हणजे काही लग्नाच्या कार्यक्रमासारखा नव्हे, याला कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को मराठी में बांधकाम कार्यक्रम करके बोलते हैं, या शेड्यूल हम बोलेंगे. यानी हमें, क्योंकि कोई भी वर्क के ऊपर में वी आर एक्सपेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज, एखादे बांधकाम के लिए हम करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए वो उसका स्पेसिफिक टाइम में होना बहुत जरूरी है. नहीं तो फिर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कल गोसीखुर्द प्रोजेक्ट का बताया, 1987 का एक उद्घाटन हो चुका है, राजीव जी गांधी तब पंतप्रधान थे, और आज उसको कितने साल हो गए आप सोच सकते हैं, 20, 25, 30 साल हो गए. अभी गोसीखुर्द प्रोजेक्ट पूरा होने का ही है. हर खेतों में पानी नहीं जा रहा है अभी भी. तो ये इतना किसका पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है? तुम्हारा मेरे टैक्स से ही हुआ है. So if that money would have been saved in the bank, उतना ही पैसा यदि हमने बैंक में रखा रहता करोड़ों रुपए, तो we would have got more interest. Government would have got more interest. But government does all these things for the public development. तो इसलिए इसका schedule and programming is very important. That is period of the completion, and also to arrange the loans and funds according to the program. है ना, 10 साल में बांधकाम है तो 10 साल के हिसाब से उसके गवर्नमेंट या हम खुद भी उसका पैसे की प्रोविजन करके रख सकते हैं. टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब. यानी इन सभी चीजों में ये जो एस्टिमेट करने के बाद में वी कैन फाइंड आउट द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. कॉस्ट यानी तो ये हमने एस्टिमेट से निकाला वो कॉस्ट. बेनिफिट की भी कीमत हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ द मनी. कि एखादा एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट या एखादा डैम हम जब बनाते हैं रिजर्वायर, तो वो डैम बनाने के बाद में फायदे क्या है? तो एक 8-10 फायदे मैं आपको गिनवा देता हूं, और उसकी हम कीमत भी निकाल सकते हैं. कि वो डैम बनाने के बाद में सबसे पहला फायदा तो हमारे खेती के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, है ना. आप में से बहुत सारे लोग एखादे डैम या कैनाल के आजू बाजू रहते हो. जहां डैम और कैनाल नहीं है वहां पे तो हम मानसून के ऊपर ही डिपेंड है, रेनफॉल के ऊपर, है ना. हमारे एरिया में जिसको हम कोरडवाहू करके बोलते हैं, कोरडवाहू पीक, कोरडवाहू आणि ओलित, हिंदी में क्या बोलते मुझे मालूम नहीं, मराठी में कोरडवाहू यानी टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेन्स, एंड द ओलित मीन्स डिपेंडेंट ऑन द इरिगेशन. सो कोरडवाहू में या on the monsoon rains, very limited crops we can take. हम क्या ले सकते हैं? हमारे एरिया में ज्यादा से ज्यादा कॉटन ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, और ठंड काले में गेहूं वगैरह ले सकते हैं, बहुत हुआ तो, पानी है तो. और बहुत ज्यादा पानी है जैसे आपके ईस्टर्न विदर्भा में है, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में बारिश अच्छी आती है,
तो वहां वो उतने समय के लिए सिर्फ धान लेते हैं, धान लेने के बाद में दूसरा कुछ ले ही नहीं सकते बाद में, यदि इरिगेशन नहीं है तो ऐसे हम वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट, estimated cost for the construction, and also the cost or the prices of the benefits, कि उसमें से इरिगेशन करने के बाद कितना धान होगा, कितना कपास होगा, कितना ये होगा। और इन एडिशन अभी हमारे पास में इरिगेशन वाटर है तो वी कैन टेक 2 क्रॉप्स 3 क्रॉप्स इन ए ईयर, साल में 3 बार हम खेती कर सकते हैं, धूप काला है, ठंड काला है और बारिश में भी। या हम उसमें शुगर केन ले सकते हैं, कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, शुगर केन है, गन्ना जिसको बोलते हैं, एक आधे बार फ्रूट्स के ले सकते हैं हम, अनार के ले सकते हैं, गुआ जिसको पेरू बोलते हैं वो भी ले सकते हैं, एनी टाइप्स ऑफ द वर्क वी कैन। सो ये एक बेनिफिट हो गया एग्रीकल्चर का। उस पर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेशन कर सकते हैं, है ना, वो एक एडिशनल फायदा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसका पैसा मिलेगा। वो ही डैम्स को हम रिक्रिएशन या लोगों के टूरिज्म के लिए भी यूज कर सकते हैं, उससे भी फायदा होगा। वही डैम में हमने यदि फिशरीज वगैरह किया, मच्छी वगैरह पालन किया तो वो एक बेनिफिट है। कोई हमारे डैम के पास में कोई शहर है, कोई इंडस्ट्री है, उसको पीने के लिए पानी दिया या इंडस्ट्री चलाने के लिए दिया तो वो पानी के भी पैसे मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो बेनिफिट। So in this way we can find out the total cost of the benefit from the project divided by the estimated cost of the project. This ratio is called as the benefit cost ratio. And always this benefit cost ratio should be greater than 1. है ना, बेनिफिट हरदम ज्यादा रहने चाहिए। कोई भी धंधा करना है तो हम उसको खर्चा जब लगाते हैं तो वो बेनिफिट यदि कम है और खर्चा ज्यादा है तो घाटे वाली कंपनी होगी। हमें हरदम बेनिफिट ज्यादा रहेगा, कॉस्ट उसके तुलना में कम रहेगी तो ही हमारा फायदा होगा। इसलिए बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है 1 से हरदम ज्यादा रहना चाहिए। तो इसलिए विद द हेल्प ऑफ द एस्टिमेट्स वी कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन इन एडवांस। ये सब होने के बाद में वी कैन इनवाइट द टेंडर्स। ये गवर्नमेंट के इसमें टेंडर्स यानी मैंने कल बताया वैसे इट इज द इन्विटेशन। यहाँ पे इनवाइट टेंडर्स ही वर्ड है। इनवाइट टेंडर्स मींस जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स है वो भी हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स इन द आवर सब्जेक्ट टू कम, आपको सब मैं समझा दूंगा। तो ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जो है इनको हम इनवाइट करेंगे, पेपर में नोटिस देंगे, इसको टेंडर नोटिस करके बोलते हैं। और उससे हम टेंडर या वो कितने के, हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट समझो 1 करोड़ है तो ये कॉन्ट्रैक्टर किन के दे सकते हैं हमारे, है ना, सारा सिंबल है गणित बिल्कुल। तो उसको इन्विटेशन ऑफ द टेंडर्स बोलते हैं। तो वो विद द हेल्प ऑफ द एस्टिमेट वी कैन डू दैट। प्रिपेयर द बिल्स फॉर द पेमेंट, ये सब टेंडरिंग हो गया। उसके बाद में वो काम हमने अलॉट कर दिया और बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया तो ठेकेदार को पैसा देना पड़ेगा ना, तो उसको उसका बिल प्रिपेयर करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। तो वो बिल प्रिपेयर करने के लिए भी हमने जो एस्टिमेट बनाया है उसका उपयोग हमें होता है। एन एस्टिमेट फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यूएशन, है ना, वैल्यूएशन के लिए भी एस्टिमेट हमें इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग और वैल्यूएशन के लिए भी एस्टिमेट पता करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टूड व्हाट इज द estimating, costing, valuation, and what are its importances. It's a part of our syllabus, the introduction and importance of the estimating, costing, and valuation. Now we will move further that the various types of the estimates are there. How much types are they specifically? Estimate जो बनते हैं वो 2 टाइप के मेनली होते हैं। एक है प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट और रफ एस्टिमेट, है ना। सबसे पहले जो अंदाज जो रहता है एक कंस्ट्रक्शन का उसके लिए प्रीलिमिनरी, अप्रोक्सीमेट और रफ एस्टिमेट बनाते हैं। वो क्या है हम धीरे धीरे समझते। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो उस वक्त डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं। मींस बाय फाइंडिंग द एवरी आइटम ऑफ वर्क, बाय फाइनलाइजिंग एवरी आइटम ऑफ वर्क,
corresponding quantities, corresponding specifications, corresponding rates, and then the cost of each item, summation, and all the detail estimate you will get. So two types of the estimates: preliminary, approximate or rough, and the detail estimate. Okay, now the types of the approximate estimates. The purpose of this preliminary, approximate or rough estimate is only to get the idea, is to get the approximate cost of the work that will be required to be done. एखादी समझो हमने कॉलोनी कंस्ट्रक्ट करना है 100 क्वार्टर की, तो उसके लिए अंदाजे कितना खर्चा आएगा वो पता करने के लिए हम प्रिलिमिनरी, अप्रोक्सीमेट या रफ एस्टिमेट बनाते हैं। और वो हमारे ध्यान में आ गया कि भाई इतना खर्चा वी कैन बेयर, हम गवर्नमेंट कर सकती है या हम खुद कर सकते हैं, एखादे का खुद का धंधा होगा, कुछ भी, एखादा तालाब है, एखादा डैम है, एखादा ब्रिज है, एखादा हमारा खेत में कोई काम है, एखादी बिल्डिंग है, तो उसके लिए हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पता करते हैं। एखादे बिल्डिंग्स के लिए हाउ वी वेरियस टाइप्स ऑफ द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स आर द प्लिंथ एरिया और द स्क्वायर मीटर मेथड. Various methods are there, types of the approximate estimates. The plinth area or square meter method. Second one is cubic meter or cubic meter method, cubic rate or cubic meter method. Service unit or unit rate method. Next is Bay method. Next is approximate quantities with bill method. Cost comparison method. Cost from the material and labor method. Various methods are there. We will learn one by one. We will move further. Types of detailed estimates. जो detailed estimate रहते हैं उसके various types. They are the quantity estimate or quantity survey. ये सबसे important estimate है जो before construction of the work it is done. That is quantity estimate or quantity survey estimate. Second one is revised estimate, है ना? जैसे गोसेखुर्द प्रोजेक्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो 1987 में इनॉग्रेशन हुआ, आज 2021 है, 2022 आज आने वाला है, यानी ये 22 साल, 10 और 3 13 साल, 22 और 10 32 और 3 35 साल हो गए, वो फाइनल हुआ नहीं। तो क्या है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसका by some reason also its duration is extended, उसका बांधकाम का जो पीरियड है वो बढ़ते गया, या एक बार ऐसा भी हो सकता है कि by any reason or so, जैसे आज पेट्रोल की कीमत बढ़ते जा रही है, 6 महीने पहले पेट्रोल होगा 90 रुपए पर लीटर, लेकिन आज 106 रुपए हो गया, 16 रुपए से पेट्रोल बढ़ गया है, ऐसा हम जस्ट अंदाज करने के लिए, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है उसमें। तो ऐसे वक्त में हमें एस्टिमेट फिर से रिवीजन करना पड़ता है, रिवीजन ऑफ द एस्टिमेट। आइटम वही रहते हैं, सिर्फ उसके रेट बढ़ते जाएंगे। या एखादे बार ऐसा भी हो सकता है कि आप एस्टिमेट करते वक्त एखादा आइटम जो है वो किसी दूसरे स्पेसिफिकेशन का होगा और आपको बांधकाम करते वक्त वो आइटम जो स्पेसिफिकेशन का आपने लिया वो आपको मिल नहीं रहा होगा मार्केट में, तो आपको वो आइटम किसी दूसरे स्पेसिफिकेशन का करना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आपने समझो डोअर्स और विंडोज लिए है एस्टिमेट बनाते वक्त, वो आपने लिए कि भाई ये वुडन डोअर्स एंड विंडोज, जिसको क्या बोलते हैं टीक वुड, सागवान के हमने दरवाजे खिड़कियां बनाएंगे करके एस्टिमेट हमने बनाया। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस वक्त ऐसे ध्यान में आ गया कि अरे यहाँ पे तो सागवान के दरवाजे खिड़कियां मिलते ही नहीं है, या मिलते भी है तो बहुत महंगे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम सोच सकते हैं कि चलो ये निकाल लेंगे और इसके बजाय हम कोई तो भी आइदर प्लास्टिक डोर्स जो आते हैं या सन माइका वगैरह इसके करेंगे। तो आपका आइटम ऑफ वर्क वही है लेकिन उसके स्पेसिफिकेशन बदल गए, तो उसकी कॉस्ट भी बदल गई, पहले थोड़ा महंगा था अब थोड़ा सस्ता हो गया, या उल्टा भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। तो ऐसे इसमें जो एस्टिमेट रिवीजन करते हैं तो उसे रिवाइज एस्टिमेट करके कहते हैं। एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट रहता है ना? एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट समथिंग इज बीइंग फॉरगॉटन, एखादी चीज भूल गए
या कंस्ट्रक्शन करते वक्त ऐसे ध्यान में आ गया कि अरे ये भी जरूरी है, तो उस वक्त फिर से एस्टिमेट हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि बगैर एस्टिमेट हम वी कैन नॉट गो फॉर द कंस्ट्रक्शन, दैट इज द प्रोसीजर। तो उसको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट करके बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट, अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव टू, रिवाइज्ड एंड द सप्लीमेंट्री। कंस्ट्रक्शन होने के बाद में एखादा डैम पूरा हो गया, एखादी बिल्डिंग पूरी हो गई, एखादा एयरपोर्ट पूरा हो गया, एखादा ब्रिज कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसको साल में एवरी ईयर, एनुअल यानी एवरी ईयर इट विल नीड सर्टन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। डैम बनाया है तो हर साल उसकी साफ सफाई है, दरवाजे की साफ सफाई है, कैनाल की साफ सफाई है, उसमें कोई खराबी आती है तो उसको रिपेयर है, तो उसको एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसको एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट हमें करना पड़ता है। एंड द कंप्लीट एस्टिमेट, दैट इज कंप्लीट एस्टिमेट मींस दैट इज द क्वांटिटी एस्टिमेट, रिवाइज, सप्लीमेंट्री, इसका सबका टोटल इंक्लूडिंग एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब इसका एक कंप्लीट एस्टिमेट निकालते हैं कि अगले 50 साल के लिए ये स्ट्रक्चर के ऊपर में इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर कितना खर्चा आने वाला है, और उस हिसाब से दिस कंप्लीट एस्टिमेट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ठीक है, नाउ विद दिस वी विल मूव फर्दर, दैट इज द डाटा which is the data required for the estimate. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये शुरू में थोड़ा सा थियोरेटिकल हमें लग रहा होगा, लेकिन यही चीजें हमारा विजुअलाइजेशन जो है, हमारा थिंकिंग है, वो बढ़ाएगी, और आगे में हमें आपको नॉट ओनली इन योर स्टडीज बट ऑल्सो आफ्टर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ दिस विल हेल्प। सो डाटा फॉर द एस्टिमेट, to make out the estimate for the work, the following data is necessary: drawing, plan, section, elevation drawn to the scale. ये जो भी है, all the plans, sectional elevation, cross sections of the various parts of that work, reinforcement details, all these are needed to the scale, because if sometimes we cannot get from the drawing the dimensions, जनरली हमारे सिविल इंजीनियरों में ऐसे हमारे कंसेप्ट है कि ऑल द डायमेंशंस शुड बी रिटन ऑन दैट कंपोनेंट। कि रूम है तो रूम के 3 मीटर बाय 4 मीटर हम ड्राइंग में लिखते हैं, स्लैब थिकनेस लिखते हैं, लेकिन एक आधे बार भूल गए है ना, कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो हम स्केल लगा के गिन सकते हैं, इसलिए ड्रॉन टू स्केल। स्पेसिफिकेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकेशंस ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। ये एक आधी स्लैब होगी तो हमें वहां लिखना ही है M20 MSA, M40 MSA, जो भी ग्रेड होगा आपका। एक आधे बार रीइंफोर्समेंट है तो उसमें आपको लिखना है कि कौन सा रीइंफोर्समेंट यूज करना है, टॉर स्टील है, प्लेन स्टील है, कि और कोई कोल्ड ट्विस्टेड स्टील है। सो दो स्पेसिफिकेशंस, डोअर्स है, मैंने आपको बताया कि टीक वुड डोअर्स है कि प्लास्टिक डोअर्स है कि आज के और कोई वेरियस टाइप्स ऑफ द डोअर्स आर देयर, विंडोज आर देयर, स्लाइडिंग विंडोज आर देयर, विंडोज में भी वेरियस टाइप्स ऑफ द विंडोज आर देयर। आपके प्लम्बिंग में जगवार का प्लम्बिंग आता है, और किसी का प्लम्बिंग परशुराम करके कंपनी है उसका है, सो जगवार इज वेरी क्वालिटी एंड कॉस्टली, so that is called as the specifications. So you have to mention the specifications in the estimate itself. Rates, that is very easy, that is the rates of the various items of work. ठीक है, specifications are of various types. हम बाद में एक यूनिट ही हमारा पूरा स्पेसिफिकेशन के बारे में है, just to get the general idea. There are two types of the specifications: general specifications और brief specifications. ये जनरली पूरे वर्क के बारे में रहते हैं। दिस गिव्स द नेचर, क्वालिटी एंड क्लास ऑफ द वर्क एंड मटेरियल इन जनरल टर्म्स टू बी यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क, है ना। क्लास 1 कंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम, क्लास 2 कंस्ट्रक्शन, सुपर क्लास कंस्ट्रक्शन, है ना। किसी करोड़ों रुपए लगाता है एक आधे बिल्डिंग के ऊपर में, सभी वो ऐसे हम मजाक में बोलते हैं कि जैसे कोई सोना ही लगा रहा है, गोल्ड लगा रहा है, और कोई हमारे जैसा घर रहता है तो वो हम सादा सुदा कंस्ट्रक्ट करते हैं। So that is the general specification.
Detailed specification is very important. That is detailed specification and these gives the detailed description of various items of work, laying down the quantities and qualities of the materials, their proportions भी देते हैं हम. Concrete है तो हम M15 उसके ingredient क्या है, method of preparation, workmanship जिसको बोलते हैं, execution of work and also measurements helpful for the execution of different items of work. यानी ये और ये मैं अभी आपको बता देता हूं कि whenever you in future, आप भविष्य में 101% किसी वर्क के ऊपर में काम एज ए सुपरवाइजर, एज ए इंजीनियर आप जाने वाले हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट गो. आप सब लोगों ने काम आपको अलॉट हो गया है, एखादा कोई डैम हो गया, ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गई, और यदि आपने उसके एस्टिमेट नहीं बनाया है लेकिन आपको दैट वर्क इज अलॉटेड, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू मस्ट गो थ्रू द ड्राइंग्स, द टेंडर ड्राइंग्स एंड द डिटेल स्पेसिफिकेशंस. उसके बाद ही आपको कंस्ट्रक्शन में आगे जाना है. उसके बाद में रेट्स है, एस्टिमेट की रेट्स पर यूनिट ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क. दैट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पर यूनिट यानी जैसे ब्रिक वर्क है तो उसका क्यूबिक मीटर जो रेट है पर क्यूबिक मीटर है, पर मीटर स्क्वायर है. प्लास्टर का रेट पर मीटर स्क्वायर रहता है, कंक्रीट का रेट पर क्यूबिक मीटर रहता है. तो दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट. So rates per unit of various items of work needed to be found out by the finding out the various materials used in construction of that item. मटेरियल के रेट हो गए. किसी भी रेट एनालिसिस में क्या होगा, जैसे कंक्रीट है कि M20 MSA का है, 1 क्यूबिक मीटर का रेट निकालना है. 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितना सीमेंट है, कितनी रेती है, कितनी गिट्टी है, कितना सीमेंट है, कितना पानी है, और एडमिक्सचर होगा तो वो है ना, 1-2 मिनट लेता हूं आपकी, तो वो आपको मालूम है फ्रॉम द मिक्स डिजाइन और फ्रॉम द वॉल्यूमेट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंक्रीट, है ना. थोड़ा याद कीजिए, मिक्स डिजाइन या हम बोलते हैं M15 है तो 1:4, M20 है तो 1 and 1.5:3, है ना. समझो एक आधे बारे M25 M30 है तो वो प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, ये ऐसा भी हम आते हैं बताते हैं. तो इन दैट केस वी कैन गेट द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल्स ऑफ 1 cubic meter concrete. Then we also know the various labors required for that 1 cubic meter. कितना मेसन लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना कारपेंटर है, मजदूर, हिस्ती एक्सेट्रा. उस हिसाब से उनके वेजेस जो है वो आप वो रेट एनालिसिस में ऐड करेंगे 1 cubic meter के लिए. लोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आएगा उसमें, और उस हिसाब से आप रेट वर्कआउट करेंगे. दीज रेट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट फ्रॉम द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD, या इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेस, या वेरियस अदर डिपार्टमेंट. एवरी डिपार्टमेंट हैज गॉट इट्स शेड्यूल ऑफ रेट्स करके बोलते हैं, SOR, है ना. इसके ऊपर में नोट भी आती है एक बार एग्जाम में. The long form of SOR is schedule of rates, या एक आधे बार इसको CSR भी बोलते हैं, करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स. नोट करते रहिए. अभी आज से हमने क्लास चालू किया है तो एवरीबडी शुड कीप योर नोटबुक. शेड्यूल ऑफ रेट्स और करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. PWD, इरिगेशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, all the other departments, every executing agency has got its schedule of rates. They are found out with the help of the analysis of rate method. ठीक है. Here we will take the break today. Tomorrow we will start further.